हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। तो हम लोग वेव ऑप्टिक्स का जो सेकेंड वीडियो कंटिन्यू कर रहा था। फर्स्ट वीडियो में मैंने दो डेरिवेशन किया था, एक रिफ्लेक्शन एंड दूसरा रिफ्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल। आज का जो तीन डेरिवेशन है इस वेव ऑप्टिक्स में का, उसमें से दो जो है बोर्ड एग्जाम पूछा था। तो पहला वीडियो भी इंपॉर्टेंट है, वो दो में से एक पूछ सकते हैं एग्जाम में, और आज का जो वीडियो है वेव ऑप्टिक्स का, इसमें भी तीन में से दो पूछा एग्जाम में। तो आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जैसे कि मैंने हर बार बोला है, डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जिसको न्यूमेरिकल्स डिफिकल्ट लगता है उसको डेरिवेशंस करना चाहिए। और मैं कोशिश पूरी करता हूं कि आपको टेक्स्ट बुक ना पढ़ना पड़े। आप ये जो मैं यहाँ थियरी पार्ट भी लिख देता हूँ, सिर्फ ऐसा नहीं इसी मैथमेटिकल पार्ट, तो जो बोर्ड पर लिखा है एग्जैक्टली वो वर्ड टू वर्ड अगर आप लिख देंगे थोड़ा बहुत इधर उधर करके, तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा डेरिवेशन में। तो अगर कोई चैप्टर में आपको न्यूमेरिकल्स डिफिकल्ट लगता है तो आपको ये डेरिवेशन बहुत हेल्प करेगा। वैसे आपके रेफरेंस के लिए मैंने वहां लिखा हुआ टेक्स्ट बुक, आप देख भी सकते हैं पेज नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है ब्रूस्टर्स लॉ, जो बोर्ड एग्जाम में पूछा है। ब्रूस्टर्स लॉ मैं पहले आपको डायग्राम एक्सप्लेन करता हूँ, पूरा सेटअप, उसके बाद मैं लिखूंगा और फिर हम मैथमेटिकल पार्ट करते हैं। वही बेसिक मैं करता हूँ हर बार। तो देखिए इसमें क्या है, अब देखिए ये आपका एक, इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये बाउंड्री है एमएन। ये एमएन एक बाउंड्री है और क्या करता है, दो ट्रांसपेरेंट मीडियम को डिवाइड करता है। वो बाउंड्री है जो दो ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑप्टिकली को डिवाइड कर रहा है। अब ये आपकी एक लाइट इंसिडेंट होती है। अब हम जानते हैं जब लाइट इंसिडेंट होती है तो वो रिफ्लेक्ट भी हो सकती है और रिफ्रैक्ट भी हो सकती है। तो उसमें थोड़ा सा लाइट जो होता है वो रिफ्लेक्ट होता है, जो रिमेनिंग होता है वो रिफ्रैक्ट हो जाता है। इतना तो हम सब जानते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा ये है कि आपकी जो लाइट इंसिडेंट हो रही है ना, इंसिडेंट इस बाउंड्री पे, वो अनपोलराइज लाइट है। अनपोलराइज ना, पोलराइजेशन आपको पता होना चाहिए। अनपोलराइज लाइट का मतलब जैसे लाइट इधर है सोर्स, तो इस लाइट में से अगर हर डायरेक्शन में लाइट मूव होती है ना, तो इसको बोलते हैं अनपोलराइज लाइट। अनपोलराइज इसको दिखाते कैसे डायग्राम में, ऐसे नहीं दिखाते। कैसे दिखाते मालूम है? एक ऐसा दो साइड का एरो और एक डॉट। मतलब मैंने क्या दिखाया कि दो डायरेक्शन दिखा दिया, एक इस तरफ सपोज हॉरिजॉन्टल है और एक अंदर बार, डॉट मतलब अंदर बार, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन। कैसे आप इन सबको रिजॉल्व कर दीजिए, रिजॉल्व करके आपको रिजल्टेंट ऐसे मिलेगा। तो जब हम लोग को डायग्राम में कभी भी लाइट इस तरह दिखाई जाए तो समझ लो वो अनपोलराइज्ड है। क्या होता है, डॉट भी होगा और दोनों साइड एरो भी होगा। तो देखिए जो लाइट आ रही है उसमें हर एक में डॉट भी है और एरो भी है। मतलब इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, वाइब्रेशन अंदर बाहर भी हो रहा है और पैरेलल टू द प्लेन भी हो रहा है। इसको बोलते हैं अनपोलराइज्ड। अच्छा, मतलब जो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट होती है ना, वो पार्शियली पोलराइज होती है। पार्शियली का मतलब क्या है, थोड़ा सा डॉट रहेगा, थोड़ा सा एरो रहेगा, थोड़ा सा डॉट और एरो रहेगा, दोनों में उसको बोलते हैं पार्शियली पोलराइज्ड। अब ब्रूस्टर ने क्या देखा, ब्रूस्टर का क्या इंपॉर्टेंस है इसमें? ब्रूस्टर ने देखा एक पर्टिकुलर एंगल थीटा बी है, जो दिखा ना आपके सामने, जो लिखा है मैंने थीटा बी। उसने देखा है कि पर्टिकुलर एंगल थीटा बी पे जो आपका रिफ्लेक्टेड लाइट है ना, वो कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड है। कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड मतलब उसमें सिर्फ आपको डॉट दिखेगा, उसमें आपको एरो जो दोनों साइड वाला नहीं दिखेगा। आपको वो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगा जो परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहा है। डॉट मतलब परपेंडिकुलर, अंदर बाहर, सिर्फ वही दिखेगा। देखिए इसमें आपको वही दिखेगा, जबकि रिफ्लेक्ट में देखिए एरो भी है, कहीं डॉट भी है, उसमें सब कुछ है, लेकिन इसमें सिर्फ डॉट है। इसको बोलते हैं कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड। ये तो उसने देखा। और ब्रूस्टर साथ में क्या देखा, उसने देखा कि जो रिफ्लेक्टेड रे है और रिफ्रैक्टेड रे, उन दोनों के बीच में जो एंगल है ना, वो 90 डिग्री है। ये उसने देखा और उसी से उसने एंगल निकाला, जिसको हम लोग नाम देते हैं ब्रूस्टर्स लॉ। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब मैं लिख रहा हूं, तो देखिए क्या लिखेंगे जो आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। हम लोग बोलेंगे कंसीडर एन अनपोलराइज्ड लाइट, कंसीडर एन अनपोलराइज्ड लाइट ठीक है, अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट on a plane boundary MN separating two optically transparent media
मीडियम या मीडियम। आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेते हैं with refractive indices n1 and n2, ठीक है ना। अब हम लोग बोलेंगे कि स्ट्राइक करके थोड़ा सा रिफ्रैक्ट होता है, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होता है। आफ्टर स्ट्राइकिंग m part of light is refracted and the rest is reflected, ठीक है। थोड़ा सा रिफ्रैक्ट होता है, थोड़ा सा रिफ्रैक्ट होता है, ये हमने बेसिकली बता दिया। अब हम ब्रूस्टर की बात करें, ब्रूस्टर ने क्या देखा वो हम बात करेंगे। ब्रूस्टर ऑब्जर्व that for a particular angle of incidence, एक particular angle of incidence जिसको डिनोट किया जाता है थीटा बी से, इस particular angle of incidence से उसने क्या ऑब्जर्व किया? ब्रूस्टर ऑब्जर्व that for a particular angle of incidence theta b, the reflected ray was completely plane polarized, that is only the electric vector vibrating perpendicular to the plane, ये जो डॉट वाला है वो उसने देखा एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो रिफ्लेक्टेड रे था वो कंप्लीटली प्लेन, एक ही प्लेन में वाइब्रेशन था, दूसरा था ही नहीं, एरो वाला था ही नहीं, सिर्फ डॉट वाला था। फर्दर उसने और क्या देखा? फर्दर ही ऑब्जर्व दैट द रिफ्लेक्टेड रे and refracted ray are perpendicular to each other, ये उसने देखा। मतलब हम क्या बोल सकते हैं? मतलब हम बोल सकते हैं थीटा बी प्लस, नहीं नॉट थीटा बी, हम लोग यहां बोल सकते हैं कि ये जो एंगल है 90, ये वाला एंगल, इतना सा एंगल 90 डिग्री, वो मैंने दिखा दिया 90 डिग्री, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री, ठीक। अब देखिए ध्यान से देखिए मैं क्या लिख रहा हूं। अब देखिए ये थीटा बी है तो ये भी थीटा बी होगा, ये वाला, क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये थीटा बी, ये 90 और ये थीटा, ये तीनों एंगल मिला कितना होगा? 180 होगा लीनियर पे। तो लिखता हूं नाउ थीटा बी प्लस 90 प्लस थीटा आर इज इक्वल टू 180, देयरफॉर थीटा बी प्लस थीटा आर इज इक्वल टू 90, है कि नहीं? 180 माइनस 90। अब हम लोग यूज करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का, स्नेल्स लॉ। यूजिंग लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, कौन सा वाला भाई? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या है? n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r, मतलब n1 sin i मतलब यहाँ थीटा b है और यहाँ है थीटा r, ठीक। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो भाई थीटा आर है ना इधर, ओके। अब n1 sin थीटा b इज इक्वल टू n2 sin, ना थीटा को लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा b, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा b, तो n1 sin थीटा b इज इक्वल टू n2, व्हाट इज साइन ऑफ 90 माइनस थीटा? cos थीटा, तो cos ऑफ थीटा b, cos को यहाँ ले और n1 को वहाँ ले, therefore sin थीटा b अपॉन cos थीटा b is equal to n2 upon n1, therefore tan थीटा b is equal to n2 upon n1, therefore theta b is equal to tan inverse n2 upon n1. This formula is
ब्रूस्टर्स एंगल, ब्रूस्टर्स एंगल। कैसा लगा 3 मार्क का डेरिवेशन? है कि नहीं इजी? डायग्राम को ध्यान से बनाएगा, रिफ्लेक्टेड में सिर्फ डॉट दिखाएगा, एरो मत दिखाएगा, नहीं तो डायग्राम रॉन्ग माना जाएगा। और ये 2-3 लाइन तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन तो है पर वो लिखना पड़ेगा, 3 मार्क चाहिए तो ये लिखो, और ये आपका मैथमेटिकल पार्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया। तो ये था आपका ब्रूस्टर एंगल। नेक्स्ट नंबर 4 पे जाते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, बोले पूछा था यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट याद करिए, फ्रिंज विड्थ कैसे निकाला जाता है, वो है हमारा नेक्स्ट डेरिवेशन। ओके, द फोर्थ डेरिवेशन अगेन अब बहुत इंपॉर्टेंट है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एग्जाम में पूछा गया है, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या है? यूजिंग द ज्योमेट्री ऑफ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस बैंड। जिनको नहीं मालूम मैं समझा देता हूँ क्या होता है। यहाँ 2 स्लिट होता है, लाइन फॉर्म में होता है, लाइन स्लिट। रेज यहाँ से आती है, ये स्लिट से पास होती है, इंटरफेरेंस होता है, रेज ओवरलैप होती है। यहाँ सामने स्क्रीन है, वहाँ पे ओवरलैप होता है। अब ये जो है सेंटर है, इसके सामने ओ डैश है, यहाँ पे आपको एकदम ब्राइट मिलेगा, ब्राइट स्पॉट उसको बोलते हैं डार्क फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। फिर ऊपर और नीचे आपको डार्क ब्राइट और नीचे भी डार्क ब्राइट ऐसे फ्रिंज मिलेंगे, फ्रिंजेस मिलेंगे। आप उसको फ्रिंजेस बोलो या बैंड्स बोलो, ऐसा थिक बैंड्स होता है। डिराइव किसका एक्सप्रेशन करना है? फ्रिंज विड्थ, मतलब 2 कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट बैंड या 2 कॉन्जिक्यूटिव डार्क बैंड, उसके बीच का जो डिस्टेंस है ना, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। तो उसका बोला है फॉर्मूला डिराइव करो, ठीक है ना। तो हमको क्या पता करना पड़ेगा? हमको पता करना पड़ेगा कि कोई भी पॉइंट बी जो है उसका डिस्टेंस कितना है सेंटर से, उसके हिसाब से हम निकाल लेंगे, वो मेन है हमको निकालना। अच्छा, इसमें कैसा देखिए, 2 स्लिट है ना, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी है, ये स्लिट है और ये आपका स्क्रीन है, उसके बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी है। ये बता रहा है कि दिस इज मेजर्ड अलोंग द एक्स एक्सिस प्लेन, और ये बता रहा है दिस इज अलोंग द वाई एक्सिस। ये जो डिस्टेंस मेजर है फ्रिंजेस का वो अलोंग द वाई एक्सिस है, वाईजेड प्लेन में, और ये जो डिस्टेंस डी है दैट इज अलोंग द एक्स एक्सिस। तो ये सब एक्सप्लेनेशन है। अच्छा, इसमें ये जो पार्ट होता है, देखिए मैं एक बात बताऊं, अभी S1 से P तक रेंज आएगा और S2 से P, दोनों लेंथ सेम तो नहीं है ना, सेम नहीं है। S1P कम है, S2P ज्यादा है, उनके बीच में जो फर्क है ना, देखिए फर्क क्या होगा, S2P माइनस S1P, इसको बोलते हैं पाथ डिफरेंस। इसको क्या बोलते हैं? पाथ डिफरेंस, जिसका सिंबल है डेल्टा L। यही पूरा गेम है, इसी में पूरा है डेरिवेशन। ये जो डिफरेंस है वो इतना सा है, जो परपेंडिकुलर वो इतना सा जो डिफरेंस है ना, उसी को हम बोलते हैं पाथ डिफरेंस या डेल्टा L। अगर ये डिफरेंस और मैं आपको कभी बताया था, बाद में लिखेंगे, अगर ये डिफरेंस n लैम्डा है तो आपको देगा ब्राइट, तो आपको ब्राइट बॉर्डर, वहां पे ब्राइट स्पॉट मिलेगा, ब्राइट बैंड मिलेगा। और अगर ये हाफ मल्टीपल ऑफ लैम्डा, n माइनस हाफ मल्टीपल इंटीग्रल हाफ मल्टीपल इंटीग्रल का n माइनस हाफ, अगर ये है ना तो आपको डार्क मिलेगा। तो ये 2 कंडीशन पे ही आपको यहाँ का डिस्टेंस y निकाल सकते हैं। अब वो कैसे निकालेंगे? ज्योमेट्री है, अपना पाइथागोरस यूज करना है और ऐसा सब यूज करके सॉल्व करना है, ठीक है ना। अभी जो देखिए मैंने जो बोला है ना वो मैं लिख देता हूँ आपके लिए, तो आपको समझ में आए क्या क्या लिखना है, क्योंकि मैंने आपको बोला ना मैं लिख भी देता हूँ, आपको कोई और बुक देखने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैंने देखिए टेक्स्ट बुक का पेज नंबर लिखा है, रेफरेंस किया, आप देख सकते हैं। तो देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, देखिए कंसीडर S1 and S2 be the two slits with D as the distance between them, let O be the midpoint of S1 S2, डिस्टेंस जो S1 S2 का मिड पॉइंट है, ठीक है। अब हम लोग स्क्रीन की बात करेंगे। रेज फ्रॉम S1 and S2 produce interference on screen at a distance
कैपिटल D at a distance capital D from the slit. ये डिस्टेंस कैपिटल D है, तो मैंने स्मॉल d एक्सप्लेन किया, मैंने कैपिटल D एक्सप्लेन किया, ठीक है ना। अब मैं मेंशन करूंगा इस o डैश के बारे में, उसका भी इंपॉर्टेंस है, इसलिए मेरे को मेंशन करना पड़ेगा। लेट o डैश बी द पॉइंट ऑन स्क्रीन ऑपोजिट पॉइंट O, ऑपोजिट पॉइंट O, ठीक है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसका इंपॉर्टेंस ये है कि जो भी लाइट S1 से S2 से यहाँ पहुंचेगी, उनका जो ऑप्टिकल पाथ लेंथ होगा वो सेम होगा। अगर ऑप्टिकल पाथ लेंथ सेम होगा तो वो लोग इन फेज में ओवरलैप करेंगे, जिससे कि वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा एंड दैट विल गिव राइज टू अ ब्राइट बैंड। इसलिए सेंटर पे ब्राइट बैंड होता है, वो बोलना पड़ेगा। तो मैं बोलता हूं रेज फ्रॉम S1 and S2 reach O dash in phase. Reason? Equal optical path. Equal optical path length. इन फेज में पहुंचेंगे क्योंकि वो इक्वल है। यहां से S1 O dash और S2 O dash इक्वल पाथ लेंथ है, इसलिए इन फेज होगा। Therefore, they will interfere giving rise to constructive interference. Therefore, a bright band is formed at center O dash. तो ये पहला बात हो गया कि सेंटर O डैश पे एक ब्राइट बैंड देखने को मिलेगा, ये पार्ट हो गया। फॉर अदर बॉय बैंड्स, फॉर रिमेनिंग बैंड्स ऑन आइदर साइड ऑफ O, ऊपर भी होगा नीचे भी होगा, ऑन आइदर साइड ऑफ O डैश कंसिडर पॉइंट P any point on screen। तो हम लोग एक पॉइंट P कंसिडर करें, एनी पॉइंट ऑन स्क्रीन एट डिस्टेंस y फ्रॉम O डैश। ये सब एक्सप्लेनेशन पार्ट लिख दिया, पूरा एक्सप्लेनेशन, पूरा सेटअप जो है क्या है, तो क्या लिखने का यहाँ लिख दिया गया, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे पहले पाथ डिफरेंस की, पहले से बोलना पड़ेगा पाथ डिफरेंस। Now S2P minus S1P is equal to path difference, that is delta L। बोलना पड़ेगा। If delta L is equal to n lambda, then constructive interference, कंस्ट्रक्टिव मतलब ब्राइट बैंड मिलेगा। डेल्टा L is equal to n minus half lambda, then destructive interference, destructive मतलब डार्क बैंड, ये पहले से बोल देंगे। अब हम लोग हमारा ज्योमेट्री मतलब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। देखिए कैसे अप्लाई करेंगे। एक है आपका S2P और एक है आपका S1P। मैं क्या लिखता हूं सुनिएगा। नाउ S2P square minus S1P square is equal to S2P square, पाइथागोरस के हिसाब से ये हाइपोटेनस है, तो इसका हो जाएगा सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू परपेंडिकुलर साइड्स। तो ये है आपका d स्क्वायर, और ये क्या है, यहां से लेके यहां तक क्या है, ये y है, और ये कितना है, ये d का आधा है, d/2 है ना, तो इन दोनों का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, d स्क्वायर प्लस y प्लस d/2 द होल स्क्वायर माइनस, ये मैंने क्या लिखा, ये मैंने S2P स्क्वायर का पाइथागोरस अप्लाई किया है। अब मैं S1P, ये नीचे वाला ट्रायंगल, ये सॉरी ऊपर वाला S1, ये वाला ट्रायंगल, इसका S1P हाइपोटेनस है, तो इसका क्या होगा, ये जो है इसका स्क्वायर मतलब d स्क्वायर, इसको मुझे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा तो माइनस साइन है, प्लस
P से S1 डैश कितना होगा, ये y है, उसमें से इतना माइनस करने का, माइनस कितना करने का, d/2, y माइनस d/2 द होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे ना। अब यहाँ भी कर देता हूँ S2p माइनस S1p इंटू H2p प्लस S1p, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, ठीक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये प्लस डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कट जाता है ना भाई। अच्छा, इसका क्या, अगर आपको a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई करना है तो कर देते हैं, इसको मैं कर देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो 2 कट जाएगा, yd प्लस डी स्क्वायर बाई 4 माइनस होगा, ये तो कट चुका है, इसका माइनस होगा, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab का माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, प्लस yd और प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस डी स्क्वायर बाई 4। तो देखिए ये आपका ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, ठीक। अब ये S2p माइनस S1p जो डेल्टा L, ये आपका डेल्टा L है, इंटू H2p प्लस S1p इज इक्वल टू, ये 2 टाइम्स 2yd, सो डेल्टा L इज इक्वल टू 2yd अपॉन H2p प्लस S1p। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलना है इधर, क्या बोलना है, सिंस स्मॉल d और कैपिटल D में बहुत फर्क है, क्या फर्क, कैपिटल D जो है स्मॉल d से बहुत बड़ा है, स्मॉल d से बहुत बड़ा है, ठीक है ना। तो S1p प्लस S2p विल बी इक्वल टू d प्लस d, मतलब ये इतना छोटा गैप है कि S1p और S2p का अगर हम लोग ये डिस्टेंस देखेंगे ना फ्रॉम द स्क्रीन, ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस रहेगा, बहुत 0.1% का भी डिफरेंस नहीं रहेगा, ऐसा है। इसलिए हम लोग ये क्या बोलते हैं, so implies S1p is equal to S2p is equal to d, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा, इससे आपका हो जाएगा डेल्टा L is equal to 2yd अपॉन कैपिटल D। ये आपको डेल्टा L का फॉर्मूला मिला, बस जैसे आपको फॉर्मूला मिला इधर आ जाने का। अब इस पे आए, जैसे आपको डेल्टा L का फॉर्मूला मिल गया, अब हम लोग इस पे आ जाते हैं। तो मैं काम करता हूँ, इस पार्ट को मुझे रब करना पड़ेगा, मैंने आपको समझा दिया, मैं रब करता हूँ। अब मैं बोलूंगा फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है भाई, डेल्टा L का फॉर्मूला डेल्टा इज इक्वल टू n लैम्बडा, ठीक। तो डेल्टा L अपना क्या है, 2yn लिखना पड़ेगा, n 2yn d अपॉन, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, d प्लस d 2d हो जाएगा, स्लाइटली थोड़ा सा प्रॉब्लम है, 2yd अपॉन 2d, तो 2 कट हो जाएगा, ठीक। तो yn d अपॉन d इज इक्वल टू n लैम्बडा। n क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे n है ना, n का वैल्यूज होता है, मैं लिखता हूं n का वैल्यूज क्या होगा, yn इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई n लैम्बडा d बाय d, n इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। ये आपका डार्क है, दिस इज nth डार्क, सॉरी ब्राइट, nth ब्राइट फ्रिंज, nth ब्राइट बैंड, बैंड वर्ड यूज हुआ तो मैं बैंड यूज, ये nth ब्राइट बैंड का ये फॉर्मूला है, ये हो गया कंस्ट्रक्टिव। अब हम लिखेंगे डिस्ट्रक्टिव, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या बोलेंगे, डेल्टा L जो है वो होना चाहिए n माइनस हाफ लैम्बडा, तो अपना डेल्टा L जो वही है yd बाई डी, इसको भी n लिख दो क्योंकि यहाँ पे n है, n माइनस हाफ लैम्बडा, तो yn इज इक्वल टू n माइनस हाफ लैम्बडा d बाई डी। क्या बोलेंगे, दिस इज nth डार्क बैंड, nth डार्क बैंड का फॉर्मूला है भाई, ये जो फॉर्मूला है nth डार्क बैंड का, ये जो फॉर्मूला है nth ब्राइट बैंड का, हाँ ये n मैं लिख देता हूं, n का वैल्यूज, n का वैल्यू का प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 है। अब आप बोलेंगे सर इधर 0 लिखा, यहाँ क्यों नहीं 0 लिखा, यहाँ 0 इसलिए लिखा क्योंकि अपना सेंट्रल ब्राइट है ना, 0 पोजीशन में ब्राइट होता है, यहाँ पे डार्क नहीं होता, इसलिए यहाँ 0 मत लिखा, गलती मत करेगा, 0 से इधर होना चाहिए ब्राइट में, डार्क में नहीं होना चाहिए।
ओके, ये हो गया nth डार्क बैंड। अब मुझे चाहिए फ्रिंज विड्थ, डिस्टेंस बिटवीन द टू ब्राइट और टू डार्क बैंड, है ना। तो मैं लिखता हूं फ्रिंज विड्थ जिसका सिंबल है W is the distance between two consecutive bright bands or two consecutive dark bands। मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट बैंड या दो कॉन्जिक्यूटिव डार्क बैंड का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। मतलब फ्रिंज विड्थ ब्राइट बैंड की मदद से भी निकाल सकते हैं या फ्रिंज विड्थ डार्क बैंड की मदद से भी किसी से भी निकाल सकते हैं हम लोग। चलो ब्राइट से निकाल, देखो मैं क्या लिखता हूं, W is equal to yn plus 1 minus yn। ये दो कॉन्जिक्यूटिव हो गया ना। yn plus 1 मतलब क्या, जहां पे n है वहां पे लिखने का n plus 1। तो देखो लिखता हूं n plus 1 लैम्बडा d by d माइनस yn को लिखेंगे n लैम्बडा d by d। अभी लैम्बडा d by d को कॉमन निकालो, n plus 1 minus 1 लैम्बडा d by d plus 1 minus 1 सॉरी माइनस n है, n plus 1 minus n, तो ये कट गया, is equal lambda d by d। This is the expression for fringe width। कोई बोलना चाहेगा सर मैं इसका लेके करूं तो आएगा क्या? यस, इसका भी आप लेके करेंगे ना, इसे यूज करेंगे तो yn plus 1 की जगह आप लिखेंगे n plus 1 minus half और इधर लिखेंगे n minus half। ये lambda d by d कॉमन निकालेंगे, n कट जाएगा, आपका 1 ही बचेगा। मतलब आपको यही फॉर्मूला आएगा lambda d by d। This is the expression for fringe width। इतना ही आपको लिखना है 4 मार्क के लिए। fringe width दोनों को नहीं करना है, कोई भी एक को करना है आपको, ऐसा नहीं कि ये भी को, अब कोई भी एक, मेरे को ये थोड़ा इजी लगता है क्योंकि इसमें फ्रैक्शन नहीं है तो इसमें ये वाला यूज किया। किसी को ये लेके करना है तो भी फ्रिंज विड्थ निकालेगा तो सेम ही आंसर। तो फ्रिंज विड्थ समझे ना क्या? फ्रिंज विड्थ मतलब दो डार्क या दो ब्राइट बैंड के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं फ्रिंज विड्थ, जिसका सिंबल है कैपिटल W। तो ये था, ये दो डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट जो आपको एग्जाम में आ चुके हैं, आ भी सकते हैं। एक और है जो नहीं पूछा गया है, थोड़ा सा मेरे को लगता है, उन लोगों को लगता है कि थोड़ा डिफिकल्ट है इसलिए नहीं पूछते, लेकिन क्या है ना आपके क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन दिया हुआ है इसलिए मैं सोचा चलो कर लेते हो। डिफ्रैक्शन वाला जो डेरिवेशन है ना सेंट्रल ब्राइट वाला, वो है जो आपके क्वेश्चन बैंक, तो मैं बोला चलो वो भी कर लेते हैं। तो 5वां वाला है, चलिए वो देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जैसे मैंने कहा पूछा नहीं है, शायद न भी पूछे, मैं तो ऐसा ही बोल सकता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन जो लोग इंटरेस्टेड है मैं उनके लाया हूँ। ये क्वेश्चन बैंक में है, फ्रॉन ऑफ डिफ्रैक्शन का एक्सप्लेन करने का है, मतलब एक्सप्लेन मतलब डायग्राम ड्रॉ करके और बाद में उसका जो सेंट्रल ब्राइट का जो विड्थ है ना वो पता करने को बोला है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहला काम क्या है, ये तो नीट डायग्राम ड्रॉ करने को बोला है, आपको समझाया तो डायग्राम क्या है। इसमें एक ही स्लिट होता है, AB जो है सिंगल स्लिट है एक, उसका जो विड्थ है वो A है, स्मॉल a है, O मिड पॉइंट है, मतलब ये a/2 हो गया और ये भी a/2 हो गया। आप अग्री करते हैं? ठीक, आगे क्या है, इसकी जस्ट आगे ना एक लेंस रखा है, सिलिंड्रिकल कॉन्वेक्स लेंस रखा है। आप पूछें क्यों रखा है? कारण यहाँ से जब लाइट निकलती है ना ये स्लिट में से तो डिफ्रैक्ट होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफ्रैक्शन? डिफ्रैक्शन मतलब बेंड होती है। एंगल थीटा, देखिए थीटा थीटा थीटा, 3 रेज दिखा है, ऐसे तो इनफाइनाइट रेज है, 3 दिखा है, सबका डिफ्रैक्शन एंगल थीटा है। अब ये कहीं भी जाएंगे, अब हम क्या चाहते हैं कि वो सब आके कन्वर्ज हो जाए स्क्रीन पे, इसलिए वो लेंस रखा है। तो लेंस क्या करता है, वो सबको स्क्रीन के ऊपर कन्वर्ज कर देगा। कन्वर्ज करने के बाद क्या दिखेगा पता है आपको? सेंटर O के सामने जो सेंटर है वो ब्राइट दिखेगा, एकदम ब्राइट बैंड दिखेगा। फिर ऊपर डार्क नीचे डार्क, फिर ऊपर ब्राइट नीचे ब्राइट, डार्क डार्क ब्राइट ब्राइट डार्क डार्क, मतलब ऑल्टरनेट डार्क ब्राइट ऊपर, ऑल्टरनेट डार्क ब्राइट नीचे। जैसे अपना यंग डबल स्लिट था वैसे था, उसमें 2 स्लिट था इसलिए एक ही है स्लिट। अच्छा यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे जो फ्रिंजेस होता है ना, फर्क क्या इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन? फ्रिंजेस इंटरफेरेंस में सब फ्रिंज का इंटेंसिटी सेम था, विड्थ भी सेम था, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें इंटेंसिटी कम होती जाती है। ठीक है, वो तो क्वेश्चन पूछा नहीं, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अच्छा एक और चीज समझने वाली बात है कि क्या करता है ये फोकस यहाँ कर देता है, तो ये डिस्टेंस जो होगा फोकस हो गया। अच्छा स्लिट से लेके स्क्रीन तक का डिस्टेंस d है, लेकिन क्या बोल रहे हैं कि जो फोकल लेंथ है वही d है। क्यों?
क्योंकि लेंस बहुत पास में है, आपको दिख रहा है बहुत दूर है, आपको लग रहा होगा ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, नहीं भाई ये भी इतना नहीं है, एकदम एकदम पास में, स्लिट से एकदम पास में, मतलब फोकल लेंथ और डी के बीच में ज्यादा फर्क है ही नहीं, सिर्फ ज्यादा फर्क है ही नहीं, इसलिए डायग्राम में दिखाया कि एफ इज ऑलमोस्ट इक्वल। ठीक, अब हमको क्या बोला है कि सेंट्रल ब्राइट कितना, उसका विड्थ कितना, मतलब ऊपर और नीचे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल ब्राइट के ऊपर एक डार्क बनेगा, नीचे भी एक डार्क बनेगा, तो हमको डार्क वाले का ना कंडीशन निकालना पड़ेगा, डार्क वाले का कंडीशन, वो डार्क वाले का जो कंडीशन मिलेगा ना, उसका जो ऊपर वाला कंडीशन मिलेगा उसको डबल कर देंगे, तो टोटल इधर से ऊपर सेंट्रल से नीचे वो पूरा सेंट्रल का विड्थ हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो हमको डार्क फ्रिंज का इसमें कंडीशन निकालना है, जैसे इंटरफेरेंस में कैसे निकालता है वैसे डिफ्रैक्शन में निकालना है कि डार्क फ्रिंज का कंडीशन क्या होगा, उससे हम निकाल सकते हैं फिर सेंट्रल ब्राइट का फ्रिंज विड्थ। ठीक है, तो मैं पहला जरा एक्सप्लेन, क्योंकि एक्सप्लेन करना है ना, डायग्राम तो बना दिया है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी दे दो थ्योरी पार्ट। तो देखिए थ्योरी पार्ट एकदम, कंसीडर स्लिट AB of width A, let O be the midpoint, let O be the midpoint of AB। तो AB का मिड पॉइंट है, तो मतलब ये सब A/2 तो लिखा हुआ, वो बोलने की जरूरत नहीं है। आगे से अब मैं बोल रहा हूँ कि आपका वेव्स जो आ रहे हैं, प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट on slit AB undergo diffraction, अभी जो यहाँ पे गिरते हैं वो लोग का डिफ्रैक्शन होता है। अब वो डिफ्रैक्शन जो हो रहा है बाय एंगल थीटा लिखता हूं, बाय एंगल थीटा। अब हम क्या चाहते हैं कि इनको हम एक स्क्रीन पे कन्वर्ज करना चाहते हैं, हम क्या बोलेंगे, therefore we place a cylindrical convex lens very close to the slit in order to converge the emergent beam on the screen at a distance capital D from slit। तो ये देखिए एकदम पास में ना, तो फोकल लेंथ और कैपिटल डी एक ही चीज है, वो इन लोग को उन लोग डायग्राम में दिखाएंगे, लिखने की इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा अब मैं पी नॉट की बात करता हूं, क्योंकि वो ब्राइट में वहां बोलना पड़ेगा, ब्राइट है ना। फॉर अ पॉइंट पी नॉट opposite, for a point P naught on screen opposite to O, all the rays from slit will reach in phase. Why will they reach in phase? Because equal optical path, so they will reach in phase। इससे क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, रिजल्टिंग इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा भाई। ठीक है, तो therefore P naught will be central bright fringe। ये वर्ड बोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसी पे क्वेश्चन है, विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट बनेगा, ऊपर और नीचे मिला के टोटल विड्थ पूछा है, तो यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनेगा, वो बोल देंगे। ठीक है, अब हम लोग कोई भी पॉइंट P लेते हैं एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम P नॉट। कंसिडर एनी पॉइंट P on screen at y from P naught। अब हमारा पूरा मैथमेटिकल पार्ट, अब मैं आगे बात करता हूं, तो मैथमेटिकल पार्ट चालू है। ठीक है, तो मैथमेटिकल पार्ट में वही हमारा कंस्ट्रक्ट अपना, हम लोग को पाथ डिफरेंस की बात करना पड़ेगा, पाथ डिफरेंस डेल्टा जो था ना इंटरफेरेंस में, वो डिफरेंशियल पाथ डिफरेंस की बात करना पड़ेगा। तो देखिए पाथ डिफरेंस फॉर एक्सट्रीम रेज, फॉर एक्सट्रीम रेज कौन सा वाला,
AP and BP, path difference ये BC is equal to BC, and what is BC? ये थीटा है ना, और ये A है, तो A sin थीटा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस वाला फॉर्मूला है। तो ये जो पाथ डिफरेंस BC एक्स्ट्रा है, दैट इज A sin थीटा, दैट इज माय पाथ डिफरेंस। अब ये पाथ डिफरेंस पता है ना, हमको मिनिमम में इंटरेस्ट, हमको मैक्सिमम में इंटरेस्ट नहीं, मिनिमम। तो मिनिमम के लिए क्या होना चाहिए? मल्टीपल, हाफ मल्टीपल ऑफ लैम्बडा, मतलब लैम्बडा बाय 2 के फॉर्म होना चाहिए। लैम्बडा बाय 2, लैम्बडा बाय 3, लैम्बडा बाय 2, 5 लैम्बडा बाय 2, मतलब और मल्टीपल ऑफ लैम्बडा का होना चाहिए। तो वो हो गया तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो देखिए आगे ना, अभी हम लोग एक पॉइंट लेते के, अच्छा उसको पहले बोल देता इसको BC इक्वल A sin लैम्बडा, A sin थीटा। लेट द पाथ डिफरेंस, अच्छा इधर से हम लोग इसको ये भी बोल देते हैं, इज इक्वल टू लैम्बडा। सपोज में लैम्बडा है, ठीक है ना, A और B के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है? लैम्बडा है, वो बोल दिया सपोज। अच्छा अभी देखो, अभी हम लोग एक पॉइंट K ले रहे हैं जो AC का मिड पॉइंट है। लेट K बी मिड पॉइंट ऑफ AC, therefore OK, ये जो OK डिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 2। मतलब यहाँ का जो पार्ट डिफरेंस, अगर ये पार्ट डिफरेंस लैम्बडा है तो ये OK का जो पार्ट डिफरेंस का आधा होगा, लैम्बडा बाय 2, क्योंकि K मिड पॉइंट है तो OK भी इसका आधा होगा। ये तो 10th ज्योमेट्री में पढ़ा है, 10th ज्योमेट्री में, सिमिलैरिटी में, जो भी आपने पढ़ा, तो ये आधा हो जाएगा। Therefore, rays reaching E from A and O, rays reaching P from A and O will interfere destructively। क्यों डिस्ट्रक्टिवली? क्योंकि उनका पार्ट डिफरेंस लैम्बडा बाय 2 है। अगर A और O के बीच में पार्ट डिफरेंस लैम्बडा बाय 2 है तो ये लोग जो P पे पहुंचेंगे उनका जो इंटरफेरेंस होगा वो डिस्ट्रक्टिव होगा, मतलब डार्क फ्रिंज बनेगा, डार्क फ्रिंज। आप समझ रहे ना? तो A और O से यहाँ जो, और ऐसा, और इस स्लिप में कितने ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, जैसे G और H है, और मतलब जितने भी पॉइंट्स होंगे ना उसके अंदर मैंने A और O लिया हुआ है। आप उसके A के नीचे एक पॉइंट G ले लो, O के नीचे एक पॉइंट H ले लो, वो लोग भी जब मिलेंगे ना उधर से रेस, वो भी लैम्बडा बाय 2 में मिलेंगे, तो वही डार्क बनाएंगे। तो ऐसे इनफाइनाइट पेयर्स ऑफ पॉइंट्स मैं लिख देता हूं। सिमिलरली इनफाइनाइट पेयर्स ऑफ पॉइंट्स separated by A by 2 will interfere at P destructively। वो सब लोग का डार्क फ्रिंज बनेगा, जितने भी पॉइंट्स A O के में एक और O B में एक लेके जितने भी आप पेयर्स ऑफ पॉइंट मिलाएंगे ना, वो सब के सब डार्क फ्रिंज बनाएंगे। ठीक है, इसका मतलब है डार्क फ्रिंज बनाने के लिए कंडीशन होनी चाहिए n लैम्बडा, है कि नहीं? Therefore, dark fringes are formed at P when path difference between A and B is lambda. That is, A sin theta is equal to n lambda. n is equal plus minus 1 plus minus 2 and so on। अब ध्यान से समझिएगा, इंटरफियरेंस में डार्क फ्रिंज के लिए n लैम्बडा नहीं था, n माइनस हाफ लैम्बडा था। डिफ्रैक्शन में n लैम्बडा है। क्यों? क्योंकि n लैम्बडा इंटरफियर नहीं कर रहा है, उसका जो आधा पार्ट है वो इंटरफियर कर रहा है। अब सिंस उसका आधा पार्ट इंटरफियर कर रहा है और लैम्बडा का आधा पार्ट लैम्बडा बाय 2 है, इसीलिए डार्क बन रहा है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
आप बोलेंगे सर एन लैम्बडा तो कंस्ट्रक्टिव है, इधर कैसे डिस्ट्रक्टिव है? क्योंकि एन लैम्बडा जो है वो ए और बी के बीच में है, मगर वो फॉर्म वो उसका डिफ्रैक्शन है, डिफ्रैक्शन तो उसके बीच वाले पॉइंट का, सेंट्रल मिड पॉइंट वाले का हो रहा है, मतलब ये मिड पॉइंट जो है ना उन लोग का हो रहा है। ऐसे बहुत सारे मारा हैं जिनके बीच में डिस्टेंस a/2 होगा, a वाले डिस्टेंस वाले नहीं, a/2 के बहुत सारे डिस्टेंस वाले पेयर्स पॉइंट्स होंगे, वो सब का सब लैम्बडा से नहीं इंटरफेयर, वो सब के बीच में पार्ट डिफरेंस लैम्बडा/2 है, तो कंडीशन वही सेटिस्फाई करे लैम्बडा/2 वाला, नॉट लैम्बडा। लेकिन ab के लिए वो लैम्बडा बन जाता है, इंटरफेरेंस हो रहा है लैम्बडा/2 लेके, लेकिन ab के लिए बन जाता है लैम्बडा, इसलिए हमको लिखना पड़ता है लैम्बडा। आई होप यू गेट द पॉइंट। ये हो गया। अच्छा, since theta is very small in radians, बहुत छोटा एंगल होता है, तो कैन आई से sin theta is almost equal to theta? बोल सकते हैं ना। Therefore, a theta is equal to n lambda, that theta is equal to n lambda by e। अभी तो हुआ नहीं भाई, आगे सुनते रहो, कहानी चल रहा है। Further, sin theta is equal to tan theta is equal to theta। अब बोलेंगे सर sin theta को आप tan theta का नहीं लिख सकते, sin theta को tan theta नहीं लिख सकते, लेकिन अगर वो बहुत छोटा एंगल है तो sin theta भी theta होता है, tan theta भी theta होता है, तो मैं बोल सकता हूँ कि sin theta and tan theta are same because both are equal to theta। तो tan theta के हिसाब से फॉर्मूला बनता है opposite upon adjacent, that is y upon d। ये यूज होगा भाई, इधर ये यूज होगा। Therefore, ध्यान दीजिएगा, therefore for dark fringe जिसको लोग मिनिमा भी बोलते हैं, मिनिमा, मैं लिखा इधर yn by d is equal to n lambda by a। Therefore yn is equal to n lambda d by a। n is equal to plus minus 1 plus minus 2 and so on। This is the condition for dark bands either side। हम लोग मेन चीज पे पहुंच गए, कंडीशन। अब क्या, हमको इसका विड्थ चाहिए, मेन पार्ट पे आ जाते हैं, विड्थ। अभी आप बताएं विड्थ कैसा होगा, इधर से पहला डार्क ऊपर और उधर से नीचे पहला डार्क नीचे, मतलब प्लस माइनस 1, एक +1 ऊपर और एक -1। माइनस से डायरेक्शन के लिए, मतलब नीचे बताने के लिए, माइनस डालने का नहीं रहता है, वो माइनस का नीचे का, मतलब आप n को 1 डाल के से ऊपर का डिस्टेंस निकाल लो और उसको डबल कर लो, है कि नहीं? तो मैं लिखता हूं width of central right fringe क्या है? The central right fringe is spread between the first dark fringes on either side, either side समझिए ना, ऊपर और नीचे, इसको मिला। Therefore W या width of central right fringe is equal to 2 times y1। ध्यान देना मैंने क्या बोला, y1 फर्स्ट डार्क का डबल, सो 2 टाइम्स n की जगह 1 डालेंगे, 1 lambda d by a। This is equal to 2 times lambda d by a। भाई ये हो गया भाई, हो गया डेरिवेशन, हो गया 4 मार्क का। पता नहीं डिफिकल्ट है क्या, क्योंकि नहीं पूछते अभी तक, तो नहीं पूछे, शायद नहीं पूछेंगे, मैं तो बोलता नहीं पूछेंगे, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग है इधर डायग्राम, बहुत टाइम लगता है डायग्राम बनाने को, और ये समझाने को भी टाइम लगता है। क्योंकि इसमें कंफ्यूजन क्या मतलब बताओ, कंफ्यूजन कि सर n लैम्बडा कंस्ट्रक्टिव है और यहाँ पे आप बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव है, क्यों? क्योंकि n लैम्बडा इंटरफेयर नहीं कर रहा है, मतलब लैम्बडा इंटरफेयर, लैम्बडा/2 इंटरफेयर कर रहा है, यही समझना है डिफ्रैक्शन में। इंटरफेरेंस में लैम्बडा इंटरफेयर करता है तो ब्राइट बनता है, यहाँ पे लैम्बडा इंटरफेयर नहीं कर रहा है, लैम्बडा/2 कर रहा है, मतलब है तो लैम्बडा लेकिन इंटरफेयर कर रहा है लैम्बडा/2, तो बात तो लैम्बडा की होगी,
क्योंकि है तो वो लैम्बडा, हाँ इंटरफेरेंस लैम्बडा बाय 2 कर रहा है, लेकिन बात तो लैम्बडा की होगी, इसीलिए मिनिमा में लैम्बडा होता है। तो इधर 3 आपका हो गया, वेव ऑप्टिक्स कंप्लीट हो गया। वेव ऑप्टिक्स का आएगा, एक तो मिनिमम आएगा, 2 भी आ सकता है, चांस 2, अगर न्यूमेरिकल नहीं पूछेंगे 2 डेरिवेशन में, लेकिन एक तो आएगा 100%, ठीक है ना। तो अच्छी तरह प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो आज मैंने वेव ऑप्टिक्स कंप्लीट किया इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आएगा मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखते रहिएगा, फ्रेंड मेरा शेयर तो भी करिए, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स, उनको डेफिनेटली फायदा होगा, आपको तो फायदा हो ही रहा है, आपके फ्रेंड्स को भी फायदा होगा। मेरा मैथ्स का भी आप देख लीजिएगा, मैंने थ्योरम्स का प्लेलिस्ट में डाला है, जितने भी मैथ्स के थ्योरम्स हैं ना 15 मार्क के जो पूछे जाते हैं सब बना मैंने आपको वीडियो डाला हुआ उसका, उसको भी देखिएगा, आपको मैथ्स के लिए भी फायदा होगा 15 मार्क्स का, है कि नहीं। तो देखते रहेगा ऐसा मेरे वीडियोस। आज के लिए देखने में बहुत बहुत धन्यवाद।